प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। 10वीं क्लास में जो सामाजिक विज्ञान का अपन लेसन ले रहे थे, पहला लेसन, इसका आज ये अंतिम वीडियो है और पार्ट नंबर जिसे अपन ने 5वां नाम दिया है। मतलब इससे पहले 4 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा कर ली थी पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ तक अपना चौथा वीडियो कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद में आपकी पुस्तक में आता है, वो आता है कौन सा वंश? चोल वंश। तो चोल वंश के बारे में देखो, आपके अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ 1% बनने की संभावना है, वो है चोल प्रशासन। तो इसे अपन एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, चोल प्रशासन पर, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चोल प्रशासन है, 4 नंबर में पूछेगा तो अपने से क्या पूछेगा? संक्षिप्त टिप्पणी। चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं अपन इसका आंसर। तो पहला पॉइंट समझा दूंगा एक बार, 2 पॉइंट में बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद में बताऊंगा आपको इसका अर्थ क्या होता है। संपूर्ण चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा हुआ था। 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को मंडलम लिखा हुआ है ये, इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। समझ गए बात? नहीं भी समझे तो समझा देंगे। दूसरा पॉइंट और लिख दो, ये मंडलम अनेक कोटम में तथा कोटम ग्राम व नाडु, कोटम किस में बटे हुए थे? नाडु व ग्राम में बटे हुए थे। नाडु व ग्राम में बटे हुए थे। अब इसका मतलब समझना। वर्तमान उदाहरण को लेते हुए देखते हैं अपन। ये वर्तमान में हमारा देश है जिसका क्या नाम है? भारत। समझ गए बात? भारत किस में बटा हुआ है? प्रांतों में बटा हुआ है, या फिर प्रांत को अपन कहते हैं राज्य। कुल मिलाकर यह जो अपना भारत देश है, ये 28 प्रांतों में बटा हुआ है। समझ गए बात? अब इन प्रांतों में, ये प्रांत बटे हुए हैं किसमें? जिलों में। कोई सा भी प्रांत या राज्य ले लो, उसमें अनेक जिले मिलेंगे। जैसे भारत अनेक प्रांतों में बटा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह। ये प्रांत किस में बटे हुए हैं? जिलों में। जैसे अपना राजस्थान जो प्रांत है, इसमें सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, ये क्या है? जिले। फिर इन जिलों में अनेक होते हैं नाडु और अनेक होते हैं गांव। मतलब इन जिलों में अनेक शहर होते हैं, अनेक गांव होते हैं। सॉरी, यहां तो अपन शहर लिखेंगे ना, वर्तमान की बात कर रहे हैं ना। समझ गए बात? यही प्रारूप अब अपन चोल प्रशासन के लिए देखें। ये तो हो गया संपूर्ण चोल प्रशासन। कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 प्रांतों में बटा हुआ था ये चोल प्रशासन। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। इन प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। कुल मिलाकर कितने मंडलम थे? 6। संपूर्ण चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। मतलब वर्तमान राज्यों की तरह हुआ करते थे, उन्हें क्या कहते थे अपन? मंडलम। अब राज्यों में जैसे जिले आते थे, वैसे ही इस मंडलम में क्या आते थे? अनेक कोटम। समझ गए बात? जैसे जिलों में शहर और ग्राम आते हैं वर्तमान में, वैसे ही कोटम में आते थे क्या? नाडु व ग्राम। तो अपन ने पहला पॉइंट दोबारा देखना। अब एक बार, पहला पॉइंट तो लिखा था अपन ने, संपूर्ण चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को कहते थे मंडलम। मंडलम कोटम में बटा हुआ था और कोटम में अनेक नाडु व ग्राम होते थे। वर्ड कुछ अजीब से हैं, हो सकता है आपको याद करने में जोर आए, लेकिन बेटा वो याद तो करना ही पड़ेगा। बार बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, ग्राम के प्रतिनिधि, मतलब गांव के प्रतिनिधि
निर्वाचित होते थे। जैसे वर्तमान में भी तो गांव के प्रतिनिधि क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। गांव के प्रतिनिधि का मतलब होता है पंच और सरपंच। वर्तमान में भी तो पंच और सरपंच निर्वाचित होते हैं, वैसे ही उस समय गांव के प्रतिनिधि क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। चौथा पॉइंट आप लिखोगे भूमि की उपज का, या पैदावार लिख दो, ज्यादा समझ में आएगा। भूमि की पैदावार का, जितनी भी पैदावार या उपज होती थी उसका 1/6 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। जो भी पैदावार होती थी उसका 1/6 भाग किसके रूप में लिया जाता था, लगान के रूप में लिया जाता था। लास्ट पॉइंट अपन एक और देखेंगे कि जैसे वर्तमान में सिक्के चलते हैं, उस समय एक प्रसिद्ध सोने का सिक्का चलता था और उस सोने के सिक्के को कहते थे वो लोग क्या, कासू। उस समय चलने वाले, उस समय अपन ये लिखते हैं, उस समय एक सोने का सिक्का चलता था, एक सोने का सिक्का चलता था जिसे कासू कहते थे। वो लोग क्या कहते थे उसे, जिसे कासू कहते थे। अब अगर आगे याद, या तो देखो अपना आंसर यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया और आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे अगर आप यहाँ तक आंसर लिखोगे तो। अगर थोड़ा और याद रख सको तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। एक कासू 16 औंस का होता था। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वर्तमान में अपन बात करें ना तो 35 औंस 1 किलो को कहते हैं। 35 औंस बराबर कितना किलो होता है, 1 किलो। 35 का आधा कर दो कितना होगा, 17.5। 17.5 औंस बराबर कितना होगा, आधा किलो। और ये जो एक कासू होता था वो 16 औंस का होता था, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम वजन का होता था क्या, ये सोने का सिक्का, जिसे क्या कहते थे, कासू कहते थे। ये अपना आज का पहला प्रश्न कंप्लीट चोल प्रशासन के बारे में। चलो इसको आप याद कर लेना। अब अपन बात करेंगे, अगला है पल्लव वंश। चोल वंश के बाद में अगला जो अपनी पुस्तक में दे रखा है वो है क्या, पल्लव वंश। और पल्लव वंश से भी आपके 1-4 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है। और वो जो बनता है आज के वीडियो का दूसरा प्रश्न, पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। किताब के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न है वहां भी अपने ये प्रश्न दे रखा है, पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। वही प्रश्न कर लेते हैं अपन और अपना पल्लव वंश इसी में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते जाना। पहला पॉइंट, पल्लव वंश का पहला शासक। क्योंकि अपने को यहाँ प्रशासन के बारे में उल्लेख नहीं करना, अपने को यहाँ वंश के बारे में मतलब राजाओं के बारे में उल्लेख करना है। पल्लव वंश का जो पहला शासक था वो था कौन, कांची का विष्णुगोप। ये पल्लव वंश का क्या था, पहला शासक। पूरा नाम याद ना रहे तो केवल आप ये भी लिख सकते हो, पल्लव वंश का पहला शासक कौन, विष्णुगोप था। अगला लिखोगे आप, पल्लव वंश के प्रमुख शासक। मतलब कुछ प्रमुख शासकों के अपने को क्या नाम, क्या लिखने पड़ेंगे, नाम लिखने पड़ेंगे, तो सुनते जाना। पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में नाम आता है महेंद्र वर्मा प्रथम। एक इसके साथ याद रह जाएगा आपको क्या, महेंद्र वर्मा द्वितीय। एक याद रख लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला एक शासक था जिसका नाम था नरसिंह वर्मा प्रथम। देखो ज्यादातर किताबों में यहाँ वर्मा शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता, वर्मन शब्द लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अपनी पुस्तक में वर्मा ही दे रखा है। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, ऐसे करके लिखा हुआ मिलता है। नरसिंह वर्मा प्रथम और एक था नरसिंह वर्मा
द्वितीय। देखो यहां प्रथम और द्वितीय ही मिलेंगे अपने को, कौन से वंश में? पल्लव वंश में। एक था नंदी वर्मा प्रथम, तो अगला कौन होगा? नंदी वर्मा द्वितीय। ये नाम हो गए कुछ प्रमुख पल्लव शासक। महेंद्र, फिर आप वर्मा प्रथम द्वितीय लगाए दोगे। महेंद्र, नरसिंह, नंदी, छोटे छोटे नाम है, छोटे छोटे नाम में अपन कई शासकों के नाम लिख देंगे इसमें। अब ये जो महेंद्र वर्मा जो प्रथम था, इसने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम था मत विलास प्रहसन। वो नाटक भी आपको लिखना पड़ेगा। महेंद्र वर्मा प्रथम द्वारा लिखा गया नाटक, इसने जो नाटक लिखा था उसका नाम था मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन का मतलब होता है मत का खंडन करने वाला। अगर मैं कोई मत रखूं और आप उस मत के विरोध में कोई अपना मत दो, तो वो हो गया कि आप मेरे मत का क्या कर रहे हो? खंडन कर रहे हो। इसी को कहते हैं क्या? मत विलास प्रहसन। तो इस नाम का एक नाटक लिखा था किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। एक था कौन? नरसिंह वर्मा प्रथम। नरसिंह वर्मा प्रथम ने एक शहर बसाया था और उस शहर का नाम क्या था? महाबलीपुरम। किसका शहर था? नरसिंह वर्मा प्रथम द्वारा बसाया गया शहर। नरसिंह वर्मा प्रथम ने महाबलीपुरम शहर बसाया तथा यहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। अब ये लास्ट पॉइंट समझना। ये जो शासक था नरसिंह वर्मा प्रथम, जो भारत में तमिलनाडु वर्तमान राज्य, तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था इनका, किनका? पल्लव वंश का। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर दूर वर्तमान में भी ये शहर स्थित है। कौन सा? महाबलीपुरम। जो कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। इस महाबलीपुरम शहर को किसने बसाया था? नरसिंह वर्मा प्रथम ने बसाया था। और पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। कौन से? रथ मंदिर। देखो इन रथ मंदिरों की खास बात क्या है? इसमें एक भी पत्थर कहीं से लाके नहीं जोड़ा गया। एक बड़ी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को बीच में से ऐसे काटा गया है कि उसको काटने से अपने आप ही कितने मंदिरों का निर्माण हो गया? 5 मंदिरों का निर्माण हो गया। और वो 5 मंदिर जो रथ आता है ना, उस रथ की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया 5 रथ मंदिर। और ये जो 5 रथ मंदिर किस देवता के हैं? जो 5 पांडव हैं, उन 5 पांडवों के ये मंदिर हैं, जिनका नाम है 5 रथ मंदिर। ये अपना हो गया किसके बारे में? पल्लव वंश के बारे में। अब देखो इसके बाद क्या होता है? भारत में कुछ विदेशी जातियों के आक्रमण होते हैं। अब उन विदेशी जातियों में प्रमुख जातियां थी जैसे शक, कुषाण, हूण, सीथियन। समझे बात? शक, कुषाण, हूण, सीथियन, ये कुछ विदेशी जातियां थी। ये विदेशी जातियां भारत में आक्रमण करती हैं। और इन विदेशी जातियों में से एक प्रमुख जाति थी, सबसे प्रमुख जो जाति थी जिसने भारत में फिर शासन भी किया था, वो थी कुषाण जाति। और उस कुषाण जाति का भी एक शासक हुआ था जिसका नाम था कनिष्क। उस कनिष्क के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, अपनी पुस्तक का ये लास्ट प्रश्न होगा। कनिष्क के बारे में आप क्या जानते हैं? एक पॉइंट तो अपन शुरुआत का तो वही पॉइंट लिखेंगे जो मैंने आपको अभी भी बताया था। कौन से वंश का था? कौन सी जाति का था? कुषाण। तो अपन पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, ये कुषाण वंश का शासक था। यह कुषाण वंश का शासक था।
तो पहला पॉइंट तो सिंपल सा ही है। दूसरा, कनिष्क ने अपने जो साम्राज्य था इसकी दो राजधानियां बनाई थी, एक पेशावर और दूसरी मथुरा। कनिष्क के साम्राज्य की दो राजधानियां थी, कनिष्क के साम्राज्य की दो राजधानियां थी, डैश करके लिख देना, पेशावर और दूसरी क्या थी, मथुरा। अब आप खुद सोचो कि कनिष्क का साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य होगा। वर्तमान में पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में और मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मतलब वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो भी किसके अंडर में था, इस कनिष्क के नियंत्रण में था। तो वहां से लेकर अपने जो भारत में उत्तर प्रदेश है वहां तक किसका साम्राज्य था, कनिष्क का साम्राज्य था। तो एक राजधानी तो बना ली उसने उधर पेशावर में, एक राजधानी बना ली इसने अपने पड़ोस में, कहा, मथुरा में। तीसरा, अब शासक बनने के बाद इसने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर को जीत लिया। कश्मीर को जीतने के बाद कश्मीर में एक शहर बसाया और अपने ही नाम पर वो शहर बसा लिया। खुद का क्या नाम था, कनिष्क। शहर का नाम रख दिया कनिष्कपुरम। कौन सा शहर बसाया, कनिष्कपुरम। तो तीसरा पॉइंट लिख देना आप, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुरम शहर बसाया। समझ गए बात। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन और कनिष्क के बारे में बात करें, बौद्ध धर्म से संबंधित अगर अपन भारत का इतिहास देखें, बौद्ध धर्म के संबंध में 4 प्रमुख सम्मेलन हुए थे। सम्मेलन को अपन कहते हैं संगीति। तो 4 प्रमुख सम्मेलन या संगीति हुई थी। उनमें से जो चौथी बौद्ध संगीति थी, मतलब चौथा जो बौद्ध धर्म का सम्मेलन था, वो कनिष्क ने ही बुलाया था। और वो बुलाया था कहाँ पे, इसी कश्मीर में। कश्मीर का एक वन है जिसे कहते हैं कुंडल वन। तो एक लाइन आपको याद रखनी है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये चौथी बौद्ध संगति हो गई। लास्ट पॉइंट अपन लिखेंगे एक और बस। कनिष्क की पहली राजधानी तो थी पेशावर में और कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा में। अब मथुरा में एक कनिष्क की मूर्ति मिली है। उस मूर्ति की देखो खास बात क्या है, उस मूर्ति में कनिष्क घुटनों तक तो पहने हुए है चोगा और पैरों में पहना हुआ है बड़े बड़े बूट। बूट का मतलब समझते हो ना, जूतों को कहते हैं बूट, लेकिन अपनी किताब में बूट लिखा हो तो उसमें बूट ही लिख देना। तो मूर्ति कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है, जिसमें कनिष्क ने घुटनों तक चोगा पहन रखा है और पैरों में बूट पहन रखे हैं। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, मथुरा में कनिष्क की एक विशाल मूर्ति मिली है जिसमें, मतलब उस मूर्ति में जिसमें कनिष्क ने घुटनों तक चोगा व पैरों में भारी बूट, मतलब बड़े बड़े बूट पहन रखे हैं। बूट का मतलब तो समझ ही गए, जूतों को बूट कहते हैं। चोगा कैसा आता है, घुटनों तक जो ऐसा आता है ना, लगभग इस आकार का आता है चोगा। यहाँ स्टार्ट होके, मतलब कमर से स्टार्ट होता है और घुटनों तक जाता है ये। और जो स्त्रियां जो घाघरा पहनती है ना, लगभग उस तरह का आता है, लेकिन चोगा थोड़ा खुला आता है नीचे से। समझ गए बात। तो इसे क्या कहते हैं पढ़े, चोगा। और इस लेसन के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट मैंने आपको करवा दिए हैं।
अब लेसन स्टार्ट हुआ उससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि इस लेसन से 1% तो आएगा अपने 1 नंबर का, 1% आएगा अपने 4 नंबर का। 4 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम में जो भी पर्सन बनता है वो कंप्लीट अपन ने ले लिए। अब छोटे छोटे 1-1 नंबर के पर्सन भी बीच में से कहीं ना कहीं जो अपन ने किया उसी में से बनते हैं। लेकिन इसके अलावा जो किताब के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, और अभ्यास प्रश्नों को अपन देखेंगे एक बार, केवल अभ्यास प्रश्न देखेंगे अपन जो 1-1 नंबर वाले आते हैं ना, अति लघु उत्तरात्मक जिसे अपन कहते हैं, केवल वो प्रश्न सुनते जाना। किताब नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक रोक के सुन लेना। मैं तो थोड़ा फास्ट बोलूंगा, प्रश्न बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, प्रश्न एक बार सुना दूंगा और आंसर बोर्ड पे लिख देंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? राजस्थान में 2 महाजनपद हैं, मत्स्य व सूरसेन। देखो राजस्थान में जनपद तो 4 हैं, जो अपन ने पहले कर लिया था, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी, ये तो 4 जनपद थे। लेकिन राजस्थान के महाजनपद केवल 2 ही हैं, मत्स्य व सूरसेन। दूसरा प्रश्न है, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? ये अपन पहले देख चुके थे। बिंदुसार के समय कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था? उस यूनानी राजदूत का क्या नाम है? डायमेकस। अगला है, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम मिलता है देवानापिय, और एक नाम और था, कौन सा? देवानापियदसी। पुराणों में अशोक के 2 नाम मिलते हैं, देवानापिय और देवानापियदसी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चौथा प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ। अगला है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? 5वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अपने लेसन के बीच में कहीं नहीं आया। समाहर्ता मतलब सबको हरने वाला, समझ गए? तो समाहर्ता क्या करता था? आय व्यय का हिसाब रखता था और बजट का निर्माण करता था। समझ गए बात? क्वेश्चन दोबारा सुनना, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका आप आंसर लिखोगे, बजट का निर्माण करना तथा आय व्यय का हिसाब रखना, मतलब कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, इसका हिसाब कौन रखता था? समाहर्ता। मौर्य काल में एक अधिकारी हुआ करता था जिसका ये कार्य था। अगला है, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? तो पतंजलि किस शासक के काल में थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक अपन ने पढ़ा था, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसके शासनकाल में पतंजलि हुए थे। अगला है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा प्रश्न है? 1 प्रश्न छूट गया, सॉरी अपना। समाहर्ता, ये 6वें नंबर का प्रश्न था, ये तो 7वें नंबर का था। क्यों? 6वां क्वेश्चन अपना छूट गया। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। समझ गए बात? अब 7वां प्रश्न है, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? तो पतंजलि हुए थे किस शासक के काल में? पुष्यमित्र शुंग के काल में। समझ गए बात? 8वां प्रश्न है, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक, अपने नाम पहले भी लिखा था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। समझ गए बात? 8वां हो गया। 9वां प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वह किस शासक का दरबारी कवि था? तो 9वां प्रश्न देखना, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कौन था? हरिसेन। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है, वह किसका दरबारी कवि था? तो वह किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो उस झील का क्या नाम था? सुदर्शन
झील। देखो सारे क्वेश्चन अपन ने लगभग पहले कर रखे हैं, ज़्यादा समझाने की तुम्हें आवश्यकता है नहीं। अब अगला है हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, नागानंद, रत्नावली और तीसरी कौन सी थी, प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन की 3 साहित्यिक रचनाओं के क्या होंगे, नाम होंगे। अगला है पाल वंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश के जो राजा हुआ करते थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के। और इसी के साथ एक एक नंबर वाले अपने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट और इसी के साथ अपना लेसन भी कंप्लीट। अब सेकंड लेसन की अपन जल्दी शुरुआत करेंगे। जो 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है अभी 29 तारीख की, उन सभी विद्यार्थियों को भी बेस्ट ऑफ लक। लगातार जितनी मेहनत के साथ तैयारी करते जाओ वो करते रहो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। आज जैसे हो सकता है आपको तो वीडियो कब मिले, आज 17 तारीख हो चुकी है मेरी नज़र में तो, और आपके पास 11 दिन बीच में बाकी हैं। तो अपने पूरे जोर शोर के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि भाई अच्छे नंबर आएंगे तो हमें भी ऐसा एहसास होगा कि भाई हमारे बच्चों ने मेहनत की है। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।